जी वेलकम बैक राणा साहब। आई एम सॉरी, मैंने आपने जो कुछ कहा उसको मिस किया है। मेरा कनेक्शन उस वक्त जो है ब्रेक हुआ था। तो मैडम रूज, आपने कोई नोट्स बनाए हैं इनके व्यूज के? जी बनाए हैं सर। जी थैंक यू, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में भी नहीं आया। अख्तर हमीद खान साहब, मैंने आपकी भी लास्ट में जो कन्वर्सेशन थी उसको मैंने मिस किया जी। मेरा ख्याल हमें सेकंड राउंड की तरफ आना चाहिए। सरवर आलम साहब रहते थे और बिलाल खिसरो साहब रहते थे जी। तो उनको वो जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो उनको फिर इनवाइट करेंगे जी। लेट मी गेट बैक टू राणा साहब वंस अगेन। आई एम कमिंग बैक टू यू जी। मोडालिटीज की बात कर रहे थे। मुझे नहीं पता इसके बारे में आपने अपने व्यूज शेयर किए या नहीं किए। एक जो इस वक्त मसला ये है कि एज फार एज आई डोंट नो जी, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम को पाकिस्तान में लाने के लिए। एक तो इमरान खान साहब असेंबलीज के अंदर 2/3 मेजोरिटी शो करें और इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करवा के तो वो इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन ये है कि इन असेंबलीज को आप ब्रेक कर दें, दोबारा से इलेक्शन करें और 2/3 मेजोरिटी लेकर आए। और तीसरी जो पहली ऑप्शन थी उसमें एक ये चीज भी होगी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो है डिसॉल्व किया जाए कंप्लीटली और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आई जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनके ना तो मैनिफेस्टो में ये चीज शामिल है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज शामिल है, ना वो इस चीज को कंसिडर करेंगे कि मुल्क में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम जो है वो लाया जाए। तो फिर हमारे पास तो ये इन दो ऑप्शंस के अलावा तीसरी ऑप्शंस कोई भी नहीं बचती। एक जो बचती है इन बिटवीन द लाइंस वो तो रेवोल्यूशन की आती है, जिसकी तरफ ये कौम अभी जाने पे तैयार नहीं है और ना इस तरह का कोई इस वक्त डिस्कशन चल रही है इस बारे में। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन जी, ये क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये पाकिस्तान में लाया जा सकता है जी? इन दो ऑप्शंस के अलावा भी कोई और तरीका है जी? ऑप्शन तो इसके अलावा और कोई भी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऑप्शन है हमारे पास, बिकॉज 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो बेसिकली क्या कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म का है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किए बगैर या उसके अंदर पार्लियामेंट में से ही ये लाए बगैर कि जी इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज करके इसकी जगह प्रेसिडेंशियल फॉर्म लाया जाए, और इसके अलावा तो ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकेगा। और उस पर भी कई लॉयर्स का ये ख्याल है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये वाली तब्दीली नहीं ला सकते। इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो एब्रोगेट होना पड़ेगा, खत्म होना पड़ेगा, और उसके बाद नई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो इस नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी जिसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पाकिस्तान का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बनाया जाए। इसके ऊपर जितनी मर्जी हम डिस्कशंस करते रहे, लेकिन असल बात सिर्फ एक चीज की है कि अगर हमने ये डिसाइड किया है कि हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर आना है, तो वी हैव टू जस्ट सिंपली टेक इट ऑन कि जी हमने इस फॉर्म को लाने के लिए जो भी करना है उसको हमें करने की जरूरत है, चाहे उसके लिए हमें रेफरेंडम कराना पड़े या उसके लिए हमें इस असेंबली को, अगर हम ये कहें समझे कि जी 2/3 मेजोरिटी किसी को मिलेगी पहले और वो इस काम को करेगा। कोई भी जो है वो विलिंगली ये काम करने को तैयार नहीं होगा, कोई भी खुद ये नहीं करेगा काम। इसके लिए हमें कोई ना कोई जो है वो रेफरेंडम या कोई इस किस्म जो कि फोर्स करने वाली हो इस असेंबली को या पूरे नेशन को, उसके बगैर और कोई चारा नहीं होगा। दिस इज माय व्यू जी। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जी काज़मी साहब, आई थिंक रेफरेंडम इज दी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, जिसपे कि अगर वो ये रूलिंग इसका कोई प्रोविजन है तो रेफरेंडम इज द वे विच कैन इलेक्ट द प्रेसिडेंट। बाकी वरना कोई पार्लियामेंट्री पार्टी एग्री नहीं होगी, ना उसको चलने देंगे ना उसको वो रूल बनाने देंगे। 2/3 मेजॉरिटी जिसकी होगी वो कहेगा जब 2/3 मिल गए तो मैं खुद ही चलाता रहूं, जैसे चले 5 साल तो मेरे पास हैं,
वो he will become a strong person in the assembly, हो सकता है वो रेफरेंडम की तरफ जाए ही नहीं, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो पहले ही रेफरेंडम की तरफ जाया जाए, और आई एम श्योर कि जो इमरान खान की पर्सनैलिटी है वो पब्लिक रेफरेंडम में अगर जाता है तो ही स्टैंड्स मोर चांसेस कंपेयर टू ऑल ऑफ दीज पॉलिटिशियन एट प्रेजेंट। ये मेरा व्यू है जी। थैंक यू वेरी मच, यू आर राइट प्रोफेसर रेफरेंडम साहब। लेकिन मसला ये है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम के लिए भी आपको असेंबली से रेजोल्यूशन पास करवाने की जरूरत है, उसके लिए भी आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और इसके अलावा जो ऑप्शन रह जाती है वो सुप्रीम कोर्ट है जी, वहां पे पिटिशन फाइल की जाए, लेकिन कौन करेगा? और सुप्रीम कोर्ट से आप क्या तवक्को रख सकते हैं कि वो इस सिलसिले में अवाम की जो राय है उसका एहतराम करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा इस वक्त एक ट्रिकी क्वेश्चन बन गया हुआ है, और इसकी जो भी है सोल्यूशन की तरफ लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप लोग जो इस वक्त अपना एक नॉलेज रखते हैं, अब हम में से कोई भी इस वक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर नहीं है कि उसके ऊपर रोशनी डाल सके और तरीकाकार जो है वो हम सबके सामने ला सके। राजा साहब प्लीज, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर सिंपल क्वेश्चन पे रेफरेंडम हो सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए रेफरेंडम सही मैकेनिज्म नहीं है, उस पे कोई नहीं एग्री करेगा। हाँ, कौम को जैसे अवेयरनेस की बात है, मीडिया भी कह रहा है, आप लोग कह रहे हैं, थिंक टैंक कह रहा है, और काफी कॉर्नर से बात हो रही है, तो उसके ऊपर कौम एक रेफरेंडम कर सकती है। ये आइंदा का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो प्रेसिडेंशियल होगा। आगे उसकी क्या फॉर्म होगी, दैट इज सेपरेट थिंग। दूसरी बात, एक प्रेसिडेंशियल एक ऑर्डर के तहत आप करवा सकते हैं रेफरेंडम, उसको कोई चैलेंज करता है जाके करता फिरे, जो उसके बाद असेंबली बनेगी वो उसको वेट कर देगी एक्शन। जैसे कि मुशर्रफ ने कुछ काम किए और बाद में आने वाली असेंबली ने उसको वेट कर दिया, पाकिस्तान में ऐसे होता है। ठीक, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मजबूरी है। ये पहले कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल हो रहा है जो अब ये उसका बेअमली हो जाएगी। मसला ये है कि जो प्रेसिडेंट आएगा वो सही तरीके से आए और वो डिलीवर करे। आई वुड नॉट लाइक के कोई नॉमिनेट किया जाए फलां अच्छा और फलां बुरा, इसका फैसला उनको करने दें जो वो इलेक्ट होके एमपीज पहुंचेंगे, जो पूरा बनेगी वो देखेगी कि कौन है। ये जो प्रेजेंट लॉट है हो सकता है इसमें से एक भी ना आए, तो फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन। मैं एक आपको एक देना चाहता हूँ, अगर कोई बिलाल खिसरो साहब आ गए हैं या उनको टाइम अभी नहीं दिया, या सरवर आलम साहब को, तो वो आप पूछ लीजिए। हेलो काजमी साहब। जी सर। जी, मैं कंटिन्यू रखूं या किसी ने बात करनी है तो कर रहे हैं? मैडम रूज, आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं प्लीज? नहीं सर रांझा जो है वो कंटिन्यू रखें। अच्छा मैडम, मैं रिक्वेस्ट डॉक्टर जमान साहब, नादिया नौरीन साहबा को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ जी। इनको मौका अभी प्रॉपरली नहीं मिल सका। मैडम नादिया, आर यू ऑनलाइन? जी सर, मैं ऑनलाइन, लेकिन यही बात कि मैं पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के आने वाले नेक्स्ट सिस्टम के हवाले से सिर्फ यही बात करूंगी कि जो भी जिसकी भी सिलेक्शन हो वो एक तो मेरिट पे हो, मतलब सिलेक्टेड ना हो एक, और दूसरा ये कि खुदा ना खास्ता अगर दोबारा अगर किसी हमारे डिसीजन में कोई प्रॉब्लम या कोई इशू आए जो कि उसको प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब प्रोलॉन्ग होता है अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू वीकन द स्टेट, और हम मौके देते हैं एक मिस जजमेंट दूसरे जजमेंट पे या तीसरे जजमेंट पे, उसको खत्म या फारिग करने की हमें होनी चाहिए। अवाम करें या जो उसको लाने वाले करें, एटलीस्ट जो भी डिसीजंस हो वो अवाम के और नेशन के इंटरेस्ट में हो। अदरवाइज हम खुदा ना खासा एक सिस्टम के दोबारा भी टाइम कितना हुआ है, इतने देर के लिए हुकूमत की और इतने टाइम के लिए उसे प्रोलॉन्ग किया जाए, उसको मौका तो दें भाई, मौका दे के हम पाकिस्तान को वीकन तो नहीं कर सकते हैं। और एक बात दूसरी ये बात के ये जो
एहतसाब जो है वो इक्वली होना चाहिए। इससे कोई नोबडी शुड बी अबव फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी। मतलब यहाँ पे पाकिस्तान के सिस्टम में एक तबका तो एहतसाब में आ जाता है, पॉलिटिशियंस आ गए, कॉमन मैन आ गया, जो जिस गरीब बेचारे इंसान के पास कुछ भी नहीं है, एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी में वो भी आता है। वो लोग जो कि लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियंस बना के निकल जाते हैं उनसे, और खास वो तबका, इसमें किसी को टारगेट करना नहीं है। अकाउंटेबिलिटी शुड बी मेंट फॉर ऑल। मतलब जिसने एक खास कैपेसिटी से ज्यादा जमा कर लिया, उसके पास, उसके लिए लाजिम है कि उसको हिसाब देना पड़ेगा, वो कोई भी हो, कहाँ से भी हो, किसी भी ग्रुप से हो, किसी भी सिस्टम से हो। यहाँ फिर ये कि बैलेंस इसमें भी होना चाहिए। और जो आप के लिए टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में आपकी परफॉर्मेंस आपका चेक होना चाहिए। और इलेक्ट होने का तरीकाकार यही कि जो हमारे इस्लाम जो माखज है, रूल जो पॉलिसीज का, वहां से डिराइव करते हुए उसके मुताबिक मुशावरत, और जो बेहतरीन इंसान है वो अपेरेंटली हो सकता है वो अच्छा इंसान हो, सबकी मुशावरत से आया हो, लेकिन जब वो फील्ड में है, प्रैक्टिकली जब उसको काम करने का मौका दिया जाता है, एंड गॉड फॉरबिड इफ ही इज अनेबल टू डू दैट, ऑब्वियसली विदाउट एनी डिले और विदाउट प्रोलॉन्गिंग द टेन्योर, 1 या 2-3 के बाद खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि हमारे सिस्टम में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इन्हीं वीकनेसेस की बेस पे और हमारे प्रोविंसेस को डिवाइड किया है। बांग्लादेश की मिसाल है। अब डिफरेंट और जो हमारे प्रोविंसेस हैं, जिसमें कराची का जो शहर है, इसमें भी बहुत सारी समटाइम्स इस तरह की हवा उड़ती है कि जी यहाँ पे डिवीजन की बात करने के लिए लोग आते हैं और फिर उसके बाद उसको स्नैप करना, ये हमारा एक बनना चाहिए। और इसी तरह बलूचिस्तान में भी ये सिचुएशंस आती हैं जब इसको एयर दी जाती है। तो ये सारी बातें जो कि वीकन करने के लिए स्टेट को तभी आती हैं जब आपके इंटरनल लीडरशिप कमजोर है, और उसमें ये जवाब के जी उसको मौका नहीं दिया गया या उसकी कैबिनेट वीक है। हमने तो करंट कैबिनेट में वो सारे रिजेक्टेड चोर थे जिनको एक टाइम में रिजेक्ट किया गया था, फिर दोबारा ले आए, और आज वही लोग जो जिनको हमने एक दफा रिजेक्ट किया था वही लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो फिर हम लोग क्यों आंखें बंद करके बैठ जाते हैं? क्या ये लोग ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं थे? हर दौर में हर हुकूमत के साथ इन्होंने बैठे और पाकिस्तान को आज इस वीकनेस की स्टेट पे कि जहां हम IMF से और पूरी दुनिया से बेकारियों की तरह एक एटॉमिक पावर हो के हम बेगर्स की तरह जस्ट वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, एंड नोबडी इज देयर टू स्टैंड और क्लेम दैट पाकिस्तानी और पाकिस्तान और पाकिस्तानीज आर स्ट्रॉन्ग पीपल। तो इस तरह से ये बातें जो है एक मुल्क का और एक इमेज, एक इंसान का और एक, क्योंकि मैंने 3-4 मुख्तलिफ कंट्रीज में काम किया और वहाँ एज ए स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी पर्सन मेरी एक आइडेंटिटी रही है। लेकिन आज हम लोग जब बेकारी के रूप में, बेकारी की तरह से अगर हम जब किसी तरह से जाते हैं तो जाहिर बात है वहाँ चेकलिस्ट से आपको बैन किया जाता है, और बहुत सारे कंट्रीज से पाकिस्तान को कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द पुअर पॉलिसीज ऑफ द पर्सन हु हैज बीन इलेक्टेड or selected in the current tenure. So that shouldn't be again repeated. This is just I wanted to say from my side. Excellent. ये एक I'm sorry to say the word selected we should not use it, please. क्योंकि once somebody is there, he is your prime minister, वो politician तो कह सकते हैं, but not we the common people who should call him selected. It doesn't look nice. Either accept him or not. या तो उसको हटा दें, बात खत्म होगी। सिलेक्टेड क्या होता है? इट इज ऑलवेज इलेक्टेड। और जो आप मैडम कह रही थी, ठीक है, वो उनका बजा कहना, लेकिन पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ जहाँ स्ट्रांग आदमी को बैठे, मुल्क वही डेवलप हुआ है, उसने तरक्की की है, वही काम ठीक हो रहे हैं, बाकी जगह नहीं हो रहे हैं। आज चाइना क्यों ऊपर चला गया, रशिया क्यों ऊपर चला गया, मिडिल ईस्ट में कहीं प्राइम मिनिस्टर है या कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अफ्रीका में कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम है। मैं भी रहा हूँ 95 ममालिक में, फॉर 24 years आई हैव बीन आउटसाइड कंट्री। मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा सिस्टम जैसा कि हमारे यहाँ है। पॉलिटिशियन है और ये जी सिलेक्टेड है जी, इसको घर भेजो जी, इसको उधर भेजो। ओ भाई कोई तमीज से बात करो, कोई हैव अ रीजन। और मैं कहता हूँ ये सिलेक्टेड कर करके न काम होने दिया है, न काम वो कर सकते हैं। एक तरफ जुडिशरी, एक तरफ नैब, एक तरफ अपोजिशन, एक तरफ नॉन, वो जो इलेक्टेड बाद जो बैठे मौलाना साहब। अब इसकी मजबूरी ये है कि इसने उन्हीं में से बंदे लेने हैं। काफ लीग है, इसकी एलाइज है, MQM इसकी एलाइज है, वो इसे हर रोज धमकी दे देते हैं। व्हाट शुड ही डू?
इज कॉट, वो कहते हैं ना कि कैच 22 पोजीशन है, इधर जाए उधर जाए, किधर जाए भाई। तो इस तरह नहीं होता है, इसीलिए कहते हैं कि इनसे जान छुड़ाई जाए, इसको इंडिपेंडेंट किया जाए किसी हद तक। वो जाहिर है इसको भी पता होगा कि अगर मैं काम नहीं ठीक करूंगा तो मुझे स्टेप डाउन होना पड़ेगा, वो एक सिस्टम अपनी जगह लाया जा सकता है। लेकिन कुछ ये नहीं है कि 3 साल में से डिलीवर नहीं किया, 3 साल में से डिलीवर करने नहीं दिया गया है इसको। कदम अभी अगले दिन जो लंच खाया गया मिलके 2 पार्टीज ने, कैन यू बिलीव कि दे वुड गेट टुगेदर? वो अगेन इफ वन ऑफ देम इज इलेक्टेड, दूसरे को वो गालियां देना शुरू कर देंगे। उनकी हालत ये है। फार्मूला ये बनाया जाए मेरी एक हम्बल सजेशन है, एक तो डुअल नेशनैलिटी किसी की ना हो, एक बार प्रॉपर्टी किसी की ना हो, once he is a leader, once he is a politician, he should have no properties outside country. He should not have any loyalty outside country by virtue of उसकी spouse है जी, उसने कैनेडियन नेशनैलिटी ले ली, उसने अमेरिकन ग्रीन कार्ड ले लिया, ये अपना उधर फैमिली रखी हुई है, पैसे इधर से भेज रहे हैं, सारी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो इस चीज को खत्म किया जाए। ये सिर्फ आर्मी इज द ओनली एक्सेप्शन वेयर देयर इज नो डुअल पासपोर्ट और डुअल नेशनैलिटी। बाकी 22,000 आदमियों का इस वक्त जो है वो डुअल नेशनैलिटी और डबल पासपोर्ट है, जो सिविल सर्वेंट्स भी हैं, पुलिस में भी हैं, जुडिशरी में भी है, वापडा में भी है, गैस, हर जगह टोटल दे आर 22,300 पीपल। तो आप फिर खुद सोच लें पैसा किधर रहेगा, डॉलर किधर रहेगा। तो ये सजेशन है जनाब, इस चीज को दूर किया जाए। थैंक यू वेरी मच। ठीक जी, थैंक यू वेरी मच सर। मैडम नादिया, थैंक यू वेरी मच जी, मैं आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सका, वेरी वेल सेड जी। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरा ख्याल हम उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबका अपना अपना एक व्यू है, व्यू पॉइंट है, तो मेरा ख्याल हमें उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए सर। ठीक है, उनका व्यू अगर है कि वो सिलेक्टेड है, ठीक है, लेट इट बी लाइक दिस। लेकिन ये एक जनरल परसेप्शन है इस वक्त जो प्रिवेल कर रही है, तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, इस पे हम फिर डिस्कशन करेंगे किसी और सेशन में। डॉक्टर सरवर आलम साहब प्लीज, may invite you जी, कैन यू हेयर मी सर? सर प्लीज अपना माइक जो अनम्यूट कीजिए। आवाज जा रही है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं इनमाक से सुन रहा था सारी बातें। एक्चुअली हमें देखिए, जो मेरे जहन में बात आती है कि वी शुड नॉट सिट एंड टॉक लाइक ए ओपोजिशन लीडर हैं या ये। हमारा मकसद यहाँ बैठ करके डिस्कस करना है कि हम किस तरफ चलें कि इन सोल्यूशन को की तरफ जाए। ये तो हम सब मान रहे हैं कि मौजूदा सिस्टम जो है ये जी कनेक्शन एरर हो गया जी सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है डॉक्टर सरवर साहब। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, प्लीज चेक योर कनेक्शन। जो है वो भी अब जाइए आवाज। सर ब्रेक होके आ रही है, ब्रेक होके आ रही है जी। अगर पिक्चर खत्म कर दें तो सिर्फ ऑडियो पे रखें तो शायद आवाज बेहतर हो। वीडियो ऑफ कर दें डॉक्टर सरवर आलम, आप अपनी वीडियो ऑफ कर दें और सिर्फ अपनी वॉइस को कंटिन्यू रखें। सर आप अपनी वीडियो ऑफ कर दें और वॉइस को ऑन रखें। जी आप बोलिए। जी आवाज आ रही है? यस सर। तो मेन मकसद तो ये है कि हमें जिस लिए बैठे हैं सारे, वो मकसद ये है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना है। हम ये नहीं बैठे हैं कि सारी डिस्कशंस करके अपने एफर्ट्स को डाइल्यूट करें, ये चीज़ है। तो हमें सोचना ये है कि एक्चुअली हम कौन सी चीज़ों को लेके चलें जिससे कि सिस्टम इम्प्रूव हो। और इसमें एक ये बात भी है कि प्रेसिडेंशियल टाइप या प्रेजेंट जो सिस्टम चल रहा है कौन सा बेहतर है। तो डेफिनेटली इस वक्त जो हमने पहले भी आशी की है कि यहाँ पर एक पूरे ग्रुप जिसको हम इलेक्ट्रिकल भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो एक परमानेंट पोजीशन बनाया हुआ है उन्होंने गवर्नमेंट में। अब आप जितने भी प्राइम मिनिस्टर ले आइए या ये ले आइए, क्योंकि ये कानूनी तौर पर चीजें अमेंडमेंट होती हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग जो है वो सब मुत्तहद है, चाहे किसी
पार्टी में हों। हम तो उनको रूलर्स पार्टी कहते हैं। सच्ची बात यह है कि वो किसी भी इसमें बैठे हुए हो, सबका मफाद एक है और वो यूनाइटेड है। उनको ब्रेक करना है। ब्रेक करने का क्या सूरत है कि मौजूदा सिस्टम में तो हम महसूस करते हैं कि आप 100 साल भी लगा लीजिएगा ना, बाप से बेटा, बेटा से पोता, वही सारे लोग रूल कर रहे हैं। वो अपने इलाके के हैं, वहीं से इलेक्ट होते हैं एंड यू कैन नॉट चेंज देम। वो तो रहना है वही। प्रेसिडेंशियल में आपको एक एज मिलता है, नो डाउट। उसमें भी लोगों के शकूक हैं कि एक बंदा आ जाता है वो किस तरह से बिहेव करेगा, लेकिन एक सिलसिला जो कि हमें डैमेज कर रहा है उसको रोकने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ेगा। We have to move towards another system। अब उसमें ये डिसाइड करना है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए क्या तरीका अपनाया जाए। एक तो ये चीजें इसके अंदर। दूसरी चीज ये मैं बताऊं कि बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होते हैं। एक चीज ये है कि जनाब ये लोग बैठते हैं, बात ये है कि हमारे कानून में ये चीज मौजूद है कि जो लोग क्या कहते हैं कि करप्ट हैं या जिनके ऊपर केसेस है, दे कैन नॉट स्टैंड इन अनफॉर्चुनेटली ईसी जो है उनको जगह देती है। इसको एम्फसाइज करना है। अगर हम उन लोगों को इस तरह से कि जिनके खिलाफ केसेस हैं, अगर आउट करना के लिए जो है ईसी अपना परफॉर्मेंस दे, तो डेफिनेटली प्रोविंशियल सिस्टम में भी एलिमिनेट हो जाए वो तमाम, और वो लोग अलर्ट हो जाए कि साहब हमारे करप्शन की वजह से हमें काम नहीं करने दिया जाएगा। बदनसीबी यही है कि हजरत तो कहते हैं कि 2 चादर कहाँ से आया, उस पर तो हम नहीं बात सुनेंगे, लेकिन यहाँ बड़े बड़े करप्शन के सामने है, हम उनको इलेक्शन में भी आने देते हैं। अगेन ब्रेक होगी आवाज। तो ये चीजें जो है ये सारी सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है डॉक्टर साहब। इस बात पर करें कि कौन और एक चीज में होता है। हेलो डॉक्टर साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है डॉक्टर साहब। अब ठीक हुई? जी ठीक हुई जी। जी कह रही तो मैं यही कह रहा हूँ फॉर 1 मोर मिनट प्लीज। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमें जो गवर्नमेंट में मौजूद होता है उसको भी हम सिर्फ ये न लें कि साहब वो जो है उसके ऑपोजिशन में, बल्कि हो सकता है कि उसकी अपनी भी कमजोरी हो और हमारे साउंड जाए। तो हमारे बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि जब साउंड जाता है तो वहाँ रियलाइजेशन होती है, पब्लिक वॉइस बनता है और वो चीज़ इम्प्लीमेंट भी होती है। तो वी मस्ट वर्क ऑन बोथ पार्ट कि सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए और जो सिस्टम के अंदर करा सकते हैं उसके ऊपर भी हम एम्फसाइज करें। सिर्फ हम ये करें कि साथ ये जो है ये खराबी है और वो खराबी है, तो ये खराबियां हम गिनते रहेंगे। वी कैन नॉट कम काउंटिंग द क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच जी, वेरी वेल सेड। अब मसला तो ये है कि अब तक की डिस्कशन से जो चीज सामने आ रही है कि वी डोंट हैव दैट मेनी ऑप्शंस फॉर प्रेसिडेंशियल सिस्टम जी। इसके लिए एक तो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए और पिटीशन फाइल की जाए ऑन बिहाफ ऑफ सिविल सोसाइटी जी। अदरवाइज आई डोंट थिंक के इस वक्त एनी अदर पॉसिबिलिटीज लेफ्ट। मैडम नादिया और नौरीन आप कुछ कहना चाहती हैं जी? जी सर, मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म के रेफरेंस से। अगर हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये बात है और अवाम के इंटरेस्ट में कि जो भी जितने भी पार्लियामेंट में लोग हैं जो करंट गवर्नमेंट के साथ हैं, किसी भी दौर में जब भी आए, हमें ये चाहिए कि ये इस चीज के खिलाफ आवाज उठाएं कि दिस एवरेज मैन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल for paying them, for their resources, salaries or whatever they are doing. मतलब विजिट्स हैं उनके बाहर के, हज उम्रे हैं उनके, हेल्थ हैं उनके, दूसरे बेनिफिट्स हैं उनकी, घरों के बिजली पानी गैस की पेमेंट्स है। इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैसेज। एवरेज मैन की पॉकेट से जो एडिशनल बर्डन है इतने हजारों करोड़ों रुपए में, जो कि एक उनको मंथली बेसिस पे सैलरीज की मद में दिया जाता है, ऑलरेडी दे नो हाउ टू यूज अप, हाउ टू ईट। और कोई यहाँ पे अमानतदार या ईमानदार नहीं बैठा हुआ जिसको ये ना पता होगा कि हुकूमत में आने के बाद उन्होंने रिसोर्सेज, वो आते ही इस मकसद के लिए, करोड़ों के जो पैसे दे के
इलेक्टेबल्स होने के बाद वो जब आते हैं और फिर वो इसी उसमें आते हैं कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दे आर सपोज टू रिकवर इट ऑल एंड प्रैक्टिकल quite unlawfully they are जी मैडम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। it all well and everybody knows और it happen ये आते इस मकसद के लिए। तो प्लेटफॉर्म से अगर हम ये आवाज उठाएं कि इनके लिए हम पे नहीं करेंगे और कोई जो इनको कोई एक्स्ट्रा मराद जो मिलती हैं वो उसके लिए ये आवाम पे नहीं करेगी, तो मेरा ख्याल है कि इसको एट लार्ज एक मैसेज के तौर पे हम लोग लेके चलें। जी थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाहिर है वो कि जब तक हम गवर्नमेंट में नहीं आते वो हम उस पे कुछ नहीं, हमारी आवाज से क्या होगा, उनको पेमेंट तो मिलेगी और हमारी जेब से इनडायरेक्ट ही जाता है, डायरेक्टली तो उसके ऊपर कोई नहीं बिजली के बिल की तरफ पे करता। लेकिन बात लेकिन जो महंगाई है, जो टैक्सेस हैं या जो कुछ है, ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट के खजाने में आता है ना, उसी खजाने के अंदर से उनका हिस्सा भी एलोकेशन में जाता है और ये करोड़ों के एक एक बंदे की जो पेमेंट्स हैं, इनकी फैमिलीज की, इनकी हेल्थ है और इनके उम्रा हो रहे हैं, इनके बाहर के विजिट जा रहे हैं, ये अवाम बेचारी तो इस काबिल ही नहीं है, उस काबिल किसी को छोड़ा ही नहीं गया। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये नारा लगाया जा सकता है लेकिन करना फैसला तो उन्होंने है जो पावर में है, और वो कहते हैं कि वो पीएम को भी काम नहीं करने देते, तो जब उनके एमॉल्यूमेंट खत्म करेंगे तो वो बिल्कुल ही उसको नहीं मानेंगे। तो ये बात दुरुस्त है, वी प्रिंसिपली एग्री। लेकिन आपने जो बहुत खूबसूरत बात की वो ये है कि हमने एक अच्छे बेहतरीन आदमी को इलेक्ट करना है और फिर उसको डिरेल नहीं होने देना, उसको चेक एंड बैलेंस हो। दिस इज द बॉटम लाइन जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने मैकेनिज्म डेवलप करना है कि उसको कैसे, और ये सारे इलेक्टेबल जो हैं इररेलेवेंट हो जाएं। जब तक असल बंदे नहीं आएंगे वो ऐसे कवानीन नहीं बनाएंगे कि असेंबली के मेंबरान का बोझ अवाम पे ना पड़े या बाकी कवानीन ठीक हों। अदालत की बात करते हैं कादमी साहब, अगर अदालत ने काम करना होता सर तो वो कब के ये मसाइल हल हो चुके होते। दे आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। आफत रोजगार जब तुम हो तो शिकवा रोजगार कौन करे। ये अदालती का तो सारी जलालत है कि कोई इंसाफ नहीं होता, किसी की अकाउंटेबिलिटी को पकड़ के छोड़ दिया जाता है। बहरहाल मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि 5 मिनट में आपको इलेक्टेबल से जान छुड़ाने का तरीका बताता हूँ, और ये मैकेनिज्म किसी पार्टी, किसी गवर्नमेंट, किसी अप्रूवल के बगैर अगर कौम तैयार हो जाए तो 7 दिन के अंदर आपका मसला हल हो सकता है, सबसे जान छूट जाती है। लेकिन अगर उस पे लोग अपने जाती इख्तलाफात खत्म करके कंसेंसस से आ जाए। इनको कोई बंदा पसंद नहीं करता, अपने अपने हलकों में सब इनसे बेजार है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि उनको रास्ता कहाँ से मिलेगा, इनसे जान छुड़ाने का तरीका क्या। अपने घर में बैठ के सब गालियां निकालते हैं, लेकिन जब बाजार में जाते हैं तो उनको कुर्सी भी देना पड़ती है, उनसे हाथ भी मिलाना पड़ता है। उसका तरीका ये है कि हर 10 आदमी अपना एक नुमाइंदा चुने अपने गांव में, अपने वार्ड के लेवल के ऊपर, वो उन 10 कंसेंसस से, और अगर कंसेंसस नहीं होता तो 6-4 से चुन ले। एक आदमी को उन्होंने कहना कि ये हमें से बेहतरीन आदमी है और ये जो फैसला करेगा हमें मंजूर है। उसके बाद वो 10 आदमी का जो इलेक्टेड होगा वो 10 बंदे इकट्ठे हों और वो एक आदमी पे कंसेंसस करें। 2 हो गए, 100 आदमी हो गए। अब आप यूनियन काउंसिल के लेवल पे चले जाते हैं तो उसके पीछे 10 आदमी अगर अपना नुमाइंदा इलेक्ट करते हैं कंसेंसस से, और ये ओपन है, बिल्कुल कोई वोटिंग नहीं है, अपनी मर्जी से वो इलेक्ट कर रहे हैं, और वो 1000 आदमी उसके पीछे हो जाता है। यूनियन काउंसिल से निकले, तहसील काउंसिल बनाए जो कि इलेक्टोरल कॉलेज हो फॉर एमपी और एमएनए के लिए, और वो आगे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करें, तो उसके पीछे 10,000 आदमी होगा। वो 10 बंदे मुतफिका तौर पे एक आदमी को इलेक्ट करें, और वो आदमी अगर गलत वोट देता है तो ये 10 आदमियों के हाथ में उसकी लगाम है। ये किसी वक्त, चाहे महीना गुजरा है, 10 दिन गुजरे हैं, उनको पता चलता है इसने पैसे लेके वोट किसी को दे दिया है, तो वो उसकी लगाम खींच खींच के 6 आदमी उसके खिलाफ होते हैं, उसको वापस ले। वो हर वक्त उन 10 आदमियों को जवाब दे होगा। अब वहां तहसील से निकले, 5 आदमी इकट्ठे होके एक को नॉमिनेट करें तो उसके पीछे 50,000 वोट बनते हैं, और 10 आदमी नॉमिनेट करते हैं तो 1 लाख। आजकल आपका जो एमएनए जीतता है वो 1 लाख से भी कम वोट लेते हैं। अगर आप 500 आदमी कौमी असेंबली में भेजते हैं, उनको फिर कहें कि आप हर 10 आदमी इकट्ठे होके एक अपना लीडर चुने, तो पीछे 50 आदमी रह जाए। 50 आदमी फिर 10 आदमी इकट्ठे होकर एक आदमी को चुने तो 5 आदमी रह जाएंगे। ये 5 आदमी एक के ऊपर कंसेंसस कर लें कि ये हमारा लीडर है, ही इज अवर प्रेसिडेंट, और सारी असेंबली जो है वो लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करे, उसका इनके साथ कोई तल्लक नहीं, ये उसकी अपोजिशन का रोल भी प्ले करे।
पार्टियां अपना जोर लगाती रहें। अगर लोग आपस में मुत्तफिक होके, अगर 10 बंदे एक जगह इकट्ठे होके, लोग इनको पुराने जितने भी डायनेस्टिक फैमिलीज की पॉलिटिक्स के अंदर आ रहे हैं विरासती लोग, उनको देश निकाला दे रहे हैं, अगर नए लोग आ जाएं, वो जिस पे कंसेंसस करेंगे वो बंदा हिल नहीं सकेगा, एंड ही हैज टू डिलीवर। राजा साहब, ये थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे होगा? या हर गांव में जो चौधरी है, जो बैठे छोटा चौधरी और उसके ऊपर बड़ा चौधरी, वो सारे उसने बंदे आगे टाउट रखे होते हैं, वो वोट जैसे भी हो बाय हुक और क्रुक वो मैनेज कर लेते हैं, किसी को खिला के, किसी को कुछ दे के। असेंबली के वोट जब 2-2 हजार रुपए में बिक रहे हैं, आपके सर, वो सामने इसलिए बिके हैं लाहौर में। बात काट रही है अब, चूंकि डायलॉग होगा तो इसी तरह होगा, इसलिए कि इस वक्त वो सिस्टम नहीं है, लोग उस तरह से अवेयर नहीं है कि हम अपना नुमाइंदा बनाएंगे। हाँ, आप ये 10 बात आदमी है। एक जगह पे इकट्ठे हो जाए, मैं देखता हूँ कौन आप पे प्रेशर डालता है, कौन आपको जेल में बंद करवाता है। 10 फैमिली से लड़ना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि आप लोगों की कुछ ये नहीं है। हमारा रूरल कल्चर जो है, रूरल एरिया का, वो बड़ा अजीब व गरीब है। कुछ बिरादरी मैं भी है, रूरल कुछ से हूँ, आप भी रूरल से हैं, हम सब जानते हैं उसको, ठीक है, लेकिन बात यह है कि वो इस वजह से है कि कोई लोगों की यूनियन नहीं है, और लोगों को ये पता नहीं है कि हम इस कंबल के नीचे से कैसे निकल सकते हैं। तो फिर उन्हें राजा पहले साहब, एजुकेट आप किया जाए। ये कहना चाहते हैं कि वी शुड गो फॉर प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेटिव इलेक्शन, क्यों राजा साहब? जी जी जी, ये अगर लोग सर अवेयर हो जाएं, ये अपने तौर पे, आज इलेक्शन नहीं है, गवर्नमेंट ने नहीं, नहीं मैं कह रहा ऐलान हूँ किया, कि आप इसको ब्रीफली ये आज के कहना दिन चाहेंगे। में अपने बंदे नॉमिनेट करके एक शेडो कैबिनेट के तौर पे तहसील काउंसिल बना लें, जब भी इलेक्शन होता है आप अपने नुमाइंदे को खड़ा कर देंगे, उसको कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि यू हैव टू फाइट थ्रू द सेम सिस्टम डॉक्टर टिल साहब, यू ये चेंज सिस्टम, ये वाला मॉडल फॉलो हो रहा है ना? हमारे काउंसलर, यूनियन काउंसिल का नाज़म, फिर उनके नहीं जो नहीं आगे नहीं, वो टोटली डिफरेंट उसके है सर, टोटली। उसकी मुख्तसर थोड़ी टाइम था, मॉडिफाइड। इसलिए बात पूरी वाजे नहीं हो सकी, वो सिस्टम नहीं फॉलो होगा, वो दैट नहीं इज नहीं, मैं समथिंग ये कह रहा हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं, इसको हम ये कहें कि इट शुड बी अ प्रोग्रेसिव एंड एक्यूमुलेटिव इलेक्शन। जी, एंड बट के ऊपर एट द फ्री विल एंड एक्यूमुलेटिव इफेक्ट कंसेंसस आएगा ना ऑफ द इसका बाद पीपल, में। एंड कंसेंसस ऑफ द पीपल। पहली बात तो यह है कि कंसेंसस से लेके आए, अगर नहीं होता तो चलें, किसी जगह स्प्लिट भी आ जाता है, तो आप कम से कम 60% पे होना चाहिए। इस वक्त तो माइनॉरिटी के नुमाइंदे हुकूमत कर रहे हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी बात है। 5 बंदे खड़े हो जाते हैं, 1 लाख वोट है, तकसीम होके जिसको 40% मिलते हैं, वो लीडर बन जाता है, ही इज लीडर ऑफ माइनॉरिटी। 60 तो उसके लिए 40% ये भी नहीं, ज्यादा कह रहा हूं। 40% भी नहीं, इससे भी कम होते हैं। जी बिल्कुल 17%। मैंने इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, अगर किसी वक्त हो तो, आई डोंट नो कि अब कैसे वो मैं शेयर कर दूं, तो कोई उसको डिलीवर करे कि ये कैसे सिस्टम, एंड दिस इज इन लाइन विद योर खुलफाए राशिदीन सिस्टम। आपने बेहतरीन आदमी तक जाना है, आपने कंसेंसस से उस पर रीच करना है, अपनी मैं को मिटाना है। फजल इलाही चौधरी कहता था आपको इलेक्शन में वोट मांगने की जरूरत नहीं है, आप गांव में जाएं, एक पार्टी अगर आपके खिलाफ है तो दूसरी ने जरूर आपको वोट देना, आप दुआ करें कि तगड़ी पार्टी आपके साथ हो जाए। तो दिस इज व्हाट इज वर्किंग इस वक्त जो मुगल साहब फरमा रहे हैं। जी डॉक्टर रांझा साहब, मैं ये आज के, ये तो आप एक पॉलिटिकल आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उस सेंस में बात कर रहे हैं, लेकिन थिंक टैंक के डोमेन में तो ये चीज नहीं आती कि आप एक किस्म का लोगों के साथ जाकर तो आप इस तरह से बात करें। तो पॉलिटिकल पार्टी के डोमेन में ये चीज आती है, वो कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इस चीज की जरूरत है कि ये थिंक टैंक के पास क्या ऑप्शंस हैं, हमें क्या करना चाहिए इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लाने के लिए, और उसके लिए मोडालिटीज जो है उन पे बात करनी चाहिए। हम सिर्फ इस हद तक ये कर सकते हैं कि हम सोशल मीडिया पर और थ्रू सेमिनार्स और वर्कशॉप लोगों को हम जो है वो टच कर सकते हैं और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे डोमेन में तो लेकिन हम किसी इतनी बात पे अगर आती है। एग्री करते हैं तो फिर हम उसको एज ए पेपर की सूरत में हम सामने ला सकते हैं। पहले हम प्रोज एंड कॉन डिस्कस करें, जैसे मैंने एक आइडिया पेश किया, अब आप सब लोग उस पर क्रिटिसाइज करें, जैसे मुगल साहब ने कहा कि ये नहीं है, इसमें क्या मुश्किलात है, मैं उसका जवाब देता हूं, ठीक है। जैसे कर्नल साहब ने कहा कि अच्छा ये है, उनको समझ आएगी प्रोग्रेसिव के साथ, जैसे कि बल्दियाती आपका होता है, एक स्ट्रक्चर वो भी है, और चूंकि अवाम के ऑलरेडी ज़हन में भी है, लेकिन उसको सिर्फ चेंज ये करना है, हमने ये कहना है कि कोई कैंडिडेट खुद ना बने,
हाँ कंसेंसस से किसी एक को बनाया, 10 बंदे तो सबसे जो अच्छी बात है ना राजा साहब, आपकी बात की आज जो सबसे अच्छी बात है ना, ये जो सेल्फ क्लेमिंग जाते हैं ना, शुड बी राइट अवे रिजेक्टेड, डिस्क्वालिफाइड सर। इसलिए कि मैं आपसे वो हमने पहले बात की, अख्तर साहब ने भी, मैडम ने भी की, कि जो खुलफाए राशिदीन का तरीका है, अबू मूसा अशरी यमन से थे और बड़े बरगजीदा साहब भी थे, तो कजन के साथ रसूलुल्लाह के पास आए। तो ये 495 हदीस है रियाज़ुस सालिहीन में, बुखारी और मुस्लिम ने भी रिपोर्ट की है, और इस मजमून पे काफी आपको हदीसें मिलेगी। और उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, उनमें से एक कजन ने कहा, अल्लाह ने जिन इलाकों में आपको हाकिम बनाया, बात पर हमें भी हाकिम लगा दीजिए। और दूसरे ने भी इस तरह की, आपने फरमाया, बखुदा हमने आज तक किसी ऐसे शख्स को हुकूमती ओहदा नहीं दिया जिसने खुद उस ओहदा के लेने की ख्वाहिश का इज़हार की। एक बात। दूसरा, अबू ज़र गफ़ारी ने एक दफा कोई बात की अमारत की किसी, तो आपने फरमाया, अबू ज़र ये आप कमजोर आदमी है और ये बहुत भारी काम है और आप इसमें मुश्किल में पड़ जाओगे, इसको मांगो मत अल्लाह से, लेकिन अगर आपको ये मिल जाए, अगर आपको दे दी जाए ये, तो फिर अल्लाह से दुआ करो, फिर अल्लाह की मदद आपके साथ। तो किसी ने नहीं मांगा। तो ये सबसे 90% बुराई तो इसी से खत्म हो जाएगी कि सेल्फ कैंडिडेचर इज अ बिग डिस्क्वालिफिकेशन, जिसको लोग कहें मसला हल। जो ईमान वाले लोग होते हैं वो तो जिम्मेदारी मुंह से मांगते नहीं है, वो तो जब जिम्मेदारी उनके ऊपर पड़ जाती है तो वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें इसको पूरा करने की तौफीक दे। That's it. So sir, हमको we have to change the paradigm. इस पे पार्टियां आए, अपना जोर लगाएं। मैं कहता हूं अगर इसको समझ के कोई नाफज कर दे, एक हल्के में ये जंगल की आग की तरह फैल जाएगा। लोग इनसे इतने बेजार हैं, हम सोच नहीं सकते इनसे। ये फॉरगेट अबाउट किसी पार्टी की, इसको नाकाम कर रहे हैं। बंदे तो वही 200-250 हैं जो उसके साथ भी थे, उसके साथ भी थे। इसकी अब ठीक है, आप लोग कहते हैं इसकी भी डिफिकल्टी होगी, लेकिन मेरा ये सवाल है कि ये खुद भी उनकी गोद में गिरा, इसको किसने कहा था? दिस वाज हिज चॉइस। ठीक, मेरी ये आर्गुमेंट है। मे बी वेरी फेयर पर्सन एंड सिंसियरली काम करना चाह रहा हूँ। मैंने भी इसके लिए सारी पोस्टें लगाई, लिखा, सपोर्ट भी किया, और सारे अपोजिशन वालों से ये बेहतर ही नजर आया, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट डिलीवर। रीजन जो भी है उसकी अपनी है या उसकी सराउंडिंग की है, एनीवे दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब हमारा पॉइंट ये है कि आइंदा कोई भी आए, वो अच्छा हो या बुरा हो, काला चोर हो, लेकिन वो लोगों का इलेक्टेड हो और लोगों के हाथ में उसकी लगाम हो, क्योंकि हम ये नहीं छोड़ सकते कि ये अच्छी तरह बिहेव करेगा। नो, उसकी लगाम वो 10 आदमी हैं जिन्होंने उसको इलेक्ट किया, अगर 6 खिलाफ होते हैं तो ही इज टू गो। ये डायनामिक सिस्टम है, कंटिन्यूस एहतसाब हो रहा है और ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साहब, इस बंदे के बारे में तो जो हमें देखा, हमने खुद देखा ना, ये तो हमारे सामने सारी बात हुई कि इसको लोगों ने कहा कि तुम इधर आओ। ये तो पहले 15-18 साल, ये 12-14 साल तो ये अड़ा रहा ना कि मैंने इनमें से किसी को नहीं लेना, मैंने सारे नए लेकर आने, नए चेहरे लाने वगैरह वगैरह। Then people said कि if you want to make a difference, then you have to have some electables with you. ये लोगों के सजेशन, ये मैं बताने लगा हूँ ना, डीगर वाली बात मैं बताता हूँ आपको। ये तो जो वर्ल्ड ओवर जो इसके हैंडलर थे, जो थिंक टैंक थे, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, वर्ल्ड ओवर जो थिंक टैंक्स थे उन्होंने इसको रिकमेंडेशन दी थी, ये बात कि यू हैव टू हैव सम इलेक्टेबल्स नेक्स्ट विद यू, ओनली देन यू कैन कम टू द हेल्म ऑफ द अफेयर्स एंड मेक सम डिफरेंस। लेकिन मैं समझता हूं अगर ये खड़ा रहता ना सर, इसके खंबे को भी वोट मिलता। हम एक पॉलिटिकल एंगल की तरफ जा चले तो एलिमिनेट हो जाता जी। और सर ये सेशन भी ब्रेक होने वाला है, 1 मिनट रह गया मेरा ख्याल। इसके बाद हम लास्ट सेशन में कंक्लूसिव पॉइंट्स जो है वो सिर्फ व्यूज अपने शेयर करेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे इस डिस्कशन को। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारा इसका फोकस करना है अपने एजेंडे पर सर, और ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम अपने व्यूज पेश कर रहे हैं तो ये फिर एक बड़ी लंबी डिबेट हो जाती है, बहस हो जाती है, और डिस्कशन जो है वो दूसरे साइड पर चली जाएगी सर। मैडम रूस साहब, आर यू ऑनलाइन? यस सर, आई एम ऑनलाइन। 10 मिनट में कंक्लूड कर दो जी। मैं रिक्वेस्ट करूं, ये लास्ट जो अब अगला सेशन आ रहा है ये लास्ट है और इसमें हमें इसे वाइंड अप करना होगा जी डिस्कशन को। तो कैन यू होस्ट लास्ट सेशन प्लीज on my behalf? Yes sir, I can. Yes sir, I can. Thank you very much.